Good afternoon, class. Today we will study PLL. लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर देखा था, और इस टर्न पे जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज PLL. So what is PLL? As the name suggests, phase log loop. Phase log loop. This will be called PLL, and it is used in a large number of applications. In different control system devices, it is used. So what does it will mean? What does this kind of such kind of a system will do? What the PLL will do? क्या करेगा PLL? PLL एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है ना, जिसका फेज जो होगा वो ठीक इनपुट जैसा ही होगा. मींस फेज लॉक लूप, एक ऐसा लूप बनाएगा जिसमें कि फेज क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा. जो भी आपने इनपुट सिग्नल दिया वैसा ही इनपुट सिग्नल का जैसा फेज जो है वो सिग्नल जनरेट कर लेगा, ठीक है, वो सिस्टम जनरेट कर लेगा. सो बहुत सी जगहों पे इसका यूज किया जाता है, पीएम एफएम डीमॉड्यूलेशन में, एएम डीमॉड्यूलेशन में. इसके अलावा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर सर्किट्स में भी इसका यूज किया जाता है. इसके अलावा सिग्नल रिकवरी, सिग्नल को रिकवर में यूज किया जाता है. टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज किया जाता है. ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशंस इसके हैं. क्लॉक जनरेशन में इसका यूज किया जाता है. तो हम लोग आते हैं व्हाट इज concepts, important concepts of PLL. So what do you mean by phase and frequency? तो फेज मतलब कोई भी अगर साइनोसॉइडल सिग्नल, अगर हम लोग नॉर्मली यहाँ पर जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग साइनोसॉइडल सिग्नल ही कम्युनिकेट करते हैं. तो साइनोसॉइडल सिग्नल जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उस कंडीशन में जो अगर मान लीजिए हमने एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, हमने कहा एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या कहा, ए साइन ऑफ omega naught t plus phi naught. So what does this mean? A will simply mean the amplitude, and what the omega naught t plus phi naught will mean? Omega naught t plus phi naught will result overall phase of this sinusoidal signal. And what is this phi naught? Phi naught is initial phase when at time t is equals to 0. तो अगर ओवरऑल फेज ये जो कुछ भी है, जो भी आर्गुमेंट है साइनोसॉइड साइन का या कोसाइन का, उसमें जब आप ये एंगल पुट करते हैं तो जब t इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो ये क्या रिजल्ट करता है, ये इनिशियल फेज को रिजल्ट करता है, ठीक है ना. ओमेगा नॉट विल बी कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो कोई भी दो सिग्नल है, दो सिग्नल जैसे कि साइनोसॉइडल अगर हम यहाँ पर बनाएं, ठीक है ना, ये देखिए एक साइनोसॉइडल सिग्नल कुछ इस तरीके से है, दिस वन इज वन साइनोसॉइडल सिग्नल, और हम लोग यहाँ पर दूसरा साइनोसॉइडल सिग्नल बना रहे हैं. दूसरा साइनोसॉइडल सिग्नल देखिए कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये okay, this one is identical है. Both of these sinusoidal signals are identical, having approximately same frequency, even having very similar amplitudes, but there is a phase difference, and this phase difference can be noted here as a phi naught, although it is having the same frequency. Okay, means all the time. तो फेज कहाँ कैलकुलेट किया जाएगा, क्या इनिशियल पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाएगा? नहीं, फेज विल बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल द टाइम ऑफ द टी, ठीक है ना. ऑल द टाइम ऑफ टी पे लगभग एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमें मिल रहा है, एंड दैट कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज डेल्टा पाई नॉट, एंड यू मे टेल दैट डेल्टा पाई नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पाई बाय 6, और यू मे से दैट इट इज इक्वल टू 30 डिग्री और समथिंग लाइक दिस, ठीक है. सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस विल रिप्रेजेंट phase difference. This is how the phase difference are present. Another example, this is a sinusoidal signal, okay, and now there is another sinusoidal signal. You can see that at different point it is having the same phase. आप इस पॉइंट पर देखिए तो सेम पेज है, इस पॉइंट पर देखिए तो सेम पेज है, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर बाकी जगहों पर फेज बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है. सो फेज डिफरेंस 0 होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रीक्वेंसी भी मैच होना चाहिए और फेज भी मैच होना चाहिए, ठीक है ना. मींस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट f1 शुड बी इक्वल टू f2. जो सिग्नल 1 का फ्रीक्वेंसी है वही सिग्नल 2 का फ्रीक्वेंसी होगा, और इवन जो ओवरऑल फाई है दैट इज इक्वल्स टू फाई 1 मस्ट बी इक्वल टू फाई 2.
Suppose we are having this kind of signal, and in this we are having sine of omega 1t and phi 1t, and this is representing what? This one is representing phi naught 1. Okay, so this is representing phi 1. Okay, and now if we are considering f2t, so f2t is equals to what? f2t is equals to a sine of omega 2t plus phi 2. Okay, phi naught 2. So what does this will lead? This will lead phi 2. So what the overall difference, phase difference will result? Phase difference will result phi 1 minus phi 2 or phi 2 minus phi 1. We may use the difference signal, difference symbol. Okay, so this will result delta f. Okay, तो यहाँ पर आप देखोगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी आएगा, ठीक है ना, और फिर प्लस आएगा फाई नॉट ऑफ 1 माइनस ऑफ फाई नॉट ऑफ 2. इस तरीके से आप देखेंगे. तो ये बताइए, ये टाइम t इज इक्वल टू 0, अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर तो ये फाई 1 और फाई नॉट 1 और फाई नॉट 2 पे डिपेंड करेगा. लेकिन वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द टाइम, फेज एंड फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम. ये बहुत जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी भी मैच करनी चाहिए और फेज भी मैच करना चाहिए. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ द फेज एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड, व्हाट वी हैव टू डू for same phase and frequency, and how we can achieve same kind of the phase and frequency. Okay, next. So this is block diagram of PLL. Number 1 is phase comparator or phase detector. Phase detector or phase comparator. Another second block will be loop filter, and third block will be voltage controlled oscillator. Here the input signal will come, that is equals to Vi, and here the output signal will go out, that is equals to V output. So what is the phase detector? Phase detector or phase comparator will compare the phase difference, because here you can see the output signal, और ये output signal किससे जनरेट होगा? ये VCO से जनरेट होगा. VCO जो एक आउटपुट सिग्नल जनरेट कर रहा होगा, ठीक है ना, उसके इनपुट से VI क्या फेज, that is equals to phi I, और V आउटपुट का फेज that is equals to phi O, ठीक है ना. तो phi delta phi, what will be delta phi? That will be phi O difference with phi I. Okay, so यहाँ पर फेज कंपैरेटर यहाँ पर क्या जनरेट करेगा? फेज कंपैरेटर एक पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट करेगा जो कि फेज, जिसमें कि ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि डेल्टा पाई के कोरस्पॉन्डिंग फेज इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक ना. एंड दैट विल बी पास्ड, दैट विल बी अ डीसी सिग्नल, एंड इट विल बी पास्ड टू द लूप फिल्टर. एंड व्हाट इज लूप फिल्टर? लूप फिल्टर इज नॉर्मली अ लो पास फिल्टर. तो लो पास फिल्टर से ये पास होगा और उसके बाद फिर ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर पे एक डीसी सिग्नल जाएगा, ठीक है. वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ऑलरेडी किसी एक फ्रीक्वेंसी जो कि एफआर होगी, एफआर इज अ फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी. वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में ऐसा नहीं होता है कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट नहीं करता है. वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज ना लगाएं, V0 लगाएं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है. और जैसे जैसे उस पर्टिकुलर वोल्टेज से कम वोल्टेज, और अगर हम कोई नेगेटिव में वोल्टेज लगाते हैं या फिर पॉजिटिव में वोल्टेज लगाते हैं, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफआर से उसकी वैल्यू चेंज होती है. यहाँ पर क्या होती है, मान लीजिए F1 तक पहुंचती है और मैक्सिमम फिर ये F2 तक पहुंचती है. मतलब हमको, मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के एफआर से प्लस माइनस डेल्टा एफ ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. एंड व्हाट विल बी द डेल्टा एफ? डेल्टा एफ किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा एफ डिपेंड करेगा कि हमने इनपुट पे क्या लगाया है. इनपुट ऑफ VCO क्या है? इनपुट ऑफ VCO. तो इनपुट ऑफ VCO पर ये डेल्टा एफ डिपेंड करेगा. मतलब ऑलरेडी एक एफआर पे यहाँ पर था, ठीक है ना, एफआर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जनरेट हो रही थी. अब वो एफआर फ्रीक्वेंसी जो कुछ भी जनरेट हो रही थी या एक पर्टिकुलर फेज का सिग्नल जनरेट हो रहा था, तो वो एक F0 यहाँ पर रिजल्ट करेगा. और यहाँ पर FI इनिशियल फेज ऑलरेडी आ रहा होगा. अगर कोई फेज डिफरेंस होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सिग्नल जनरेट होगा, और वो सिग्नल लो पास फिल्टर से पास होते हुए वापस VCO तक जाएगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर से यहाँ पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी या तो इस डायरेक्शन में या तो फिर इस डायरेक्शन में चेंज होगी, और धीरे धीरे वो F0 को मैच कर लेगा FI से. और एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर F0 और FI क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे, ठीक है. जब ये मैच हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं जाएगा, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर जो भी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है. सो ये पर्टिकुलर होता है फेज डिटेक्टर का काम. फेज डिटेक्टर दो टाइप के होते हैं. एक होता है
आपका फेज डिटेक्टर जो कि काम करता है फ्रीक्वेंसी मिक्सर के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना, और दूसरा काम करता है एक्सॉर गेट के कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रीक्वेंसी मिक्सर पे कैसे काम करता है, एक्सॉर पे कैसे काम करता है, इसको हम लोग देखें, ठीक है, डिटेल में भी। फिल्टर क्या होता है, लो पास फिल्टर होता है, और वीसीओ व्हाट इज वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर इससे पहले आपको दिखा चुके हैं। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में आपको ऑलरेडी बता दिया क्या, एक पर्टिकुलर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, अगर आप कोई और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, मतलब यहाँ पर आप कहोगे एफ आर प्लस डेल्टा एफ यहाँ पर हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी एफ आर माइनस डेल्टा एफ यहाँ पर हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी एफ आर प्लस डेल्टा एफ हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर वी आई या तो पॉजिटिव में चेंज होगा या तो निगेटिव में चेंज होगा। जैसे जैसे वी आई पॉजिटिव और निगेटिव में चेंज होगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी या तो उस पर्टिकुलर फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी उसे कहा जाता है एफ आर को, फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वो चेंज होगी पॉजिटिव में या फिर निगेटिव में। फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे कंपेयर कैसे सेट करते हैं, वो आर और सी की वैल्यू से कैसे सेट करते हैं, इसको आपको लास्ट टर्म पे आपको शो किया था, ठीक है। फिर आता है कैप्चर रेंज। व्हाट डू यू मीन बाय, ये हो गया फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी। फिर आता है कैप्चर रेंज। व्हाट डू यू मीन बाय कैप्चर रेंज। कैप्चर रेंज इज अ रेंज, ठीक है, जिसमें कि अभी स्टार्टिंग में आपका बहुत एकदम स्टार्टिंग फेज में, ठीक है, अभी आपका पीएलएल लॉक नहीं है। व्हेन पीएलएल इज नॉट लॉक, द कंडीशन व्हेन पीएलएल इज नॉट लॉक, वंस द पीएलएल क्या होगा, स्टार्टिंग में आप कोई भी फ्रीक्वेंसी कोई भी इनपुट सिग्नल लगाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वीसीओ जो होगा एक अपने रेफरेंस वोल्टेज से सिग्नल जनरेट करेगा, और उन दोनों के डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो भी इनपुट सिग्नल का पेज है और जो वीसीओ का फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो पेज जनरेट हो रहा है, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा, और वो आउटपुट वोल्टेज फिर से वीसीओ पर जाएगा, और वीसीओ की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज करेगी, या तो वो जो भी फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी से पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करेगी या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज करेगी। तो फिर धीरे धीरे आप ये देखोगे कि जो एफआई है और जो वीसीओ से जो आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी जनरेट हो, ये दोनों मैच कर जाएगी, और मैच कर जाएगी तो डेल्टा एफ की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। सो आपने देखा स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हमें कैप्चर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में हमें कैप्चर करने की जरूरत पड़ेगी। और सेकंड होता है लॉक रेंज। तो जब स्टार्टिंग में जब आपका पीएलएल लॉक्ड नहीं है, कैप्चर रेंज इज डिफाइंड व्हेन पीएलएल इज नॉट लॉक्ड, ठीक है। ये देखिए आपका ये एफआर है, इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लीजिए यहाँ कहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे ये जाके उसको कैप्चर कर लेगा, और एक बार कैप्चर करने के बाद लॉक कर लेगा, ठीक है ना। और लॉक करने के बाद अगर इनपुट लॉक करने के बाद भी इनपुट फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है, ऐसा थोड़ा है। मान लीजिए आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की टेक्निक यूज कर रहे हैं तो पीएलएल में ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी एक पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है ना। तो कैप्चर रेंज मतलब ये होता है कि व्हेन पीएलएल इज नॉट लॉक्ड अप टू व्हाट रेंज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटेक्टेड एंड इट कैन बी लॉक्ड बाय वीसीओ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितने वैल्यू तक डिटेक्ट की जा सकती है और लॉक की जा सकती है, जबकि ये लॉक नहीं था, जब ये एक भी बार पीएलएल लॉक नहीं हुआ। फिर क्या होता है लॉक रेंज। लॉक रेंज या ट्रैकिंग रेंज होता है। मान लीजिए अगर एक बार पीएलएल लॉक हो गया, ठीक है ना, लॉक हो गया और आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक में ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, तो फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, ठीक है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी तो भी पीएलएल लॉक रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे चेंज करता जाएगा वैसे वैसे अपना वीसीओ भी उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी को चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो लॉक रेंज होती है व्हेन पीएलएल इज लॉक्ड अप टू व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इट विल रिमेन लॉक, वो कराता है लॉक, और इट विल कीप ट्रैकिंग द चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये कहलाता है लॉक रेंज, ठीक है ना। तो ये जो आपका लॉक रेंज डिफाइन होता है, लॉक रेंज डिफाइन होता है कब, जब ये पीएलएल लॉक्ड है, व्हेन पीएलएल इज लॉक्ड इज वंस लॉक्ड, जब यहाँ पर वंस लॉक्ड हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद जब ये ट्रैक करता रहता है अप टू व्हाट फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है। और यहाँ पर जब लॉक नहीं हुआ रहता है तब होता है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो लॉक रेंज जो होती है वो अगर ये कैप्चर रेंज होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉक रेंज जो होगी वो उससे ज्यादा होगी, ठीक है ना, मतलब ज्यादा रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को ये लॉक कर सकता है, ठीक। तो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज। वन इज फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जब आप वीसीओ पे कोई भी सिग्नल नहीं लगाते हैं तो जो वीसीओ जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है वो होती है फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी। और कैप्चर रेंज होती है जब पीएलएल लॉक्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में अप टू व्हाट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है और लॉक कर सकता है, ठीक। दैट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड कैप्चर रेंज। और लॉक रेंज में क्या होता है, लॉक रेंज में वो पर्टिकुलर वंस पीएलएल इज लॉक्ड तो अप टू व्हाट वैल्यू it will keep tracking that particular frequency, that will be called as a lock range,
फेज डिटेक्टर दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है फ्रीक्वेंसी मिक्सर और दूसरा होता है एब्जॉर्बर। तो फ्रीक्वेंसी मिक्सर को देखते हैं। A1 मान लीजिए आपने F1T लगाया है और F1T कुछ इस तरीके से आ रहा है। F1T इज इक्वल्स टू है A साइन ऑफ ओमेगा 1T प्लस ऑफ phi 1, ओके। एंड F2 दूसरा फ्रीक्वेंसी है F2T। F2T इज इक्वल्स टू सेम एम्पलीट्यूड का हम लोग ले रहे हैं लेकिन अलग फ्रीक्वेंसी का ले रहे हैं, साइन ऑफ ओमेगा 2T प्लस phi 2। ओमेगा 2T मतलब ये होगी, ये VCO वाली फ्रीक्वेंसी होगी और ये क्या होगी, ये होगी इनपुट वाले सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मिक्सर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मिक्सर में देखिए कुछ नहीं होता है, एक आपका यहाँ पर F1T आएगा और दूसरा यहाँ पर होगा F2T। F1T और F2T को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, लो पास फिल्टर से पास करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FT इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या कर रहे हैं F1T इंटू F2T। F1T इंटू F2T अगर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, A स्क्वायर, ठीक है ना, साइन ऑफ ओमेगा 1T प्लस phi 1, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा 2T प्लस phi 2, ओके। अब बताइए हम लोग क्या करें, अब अगर आप इसको 2 इंटू यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 इंटू साइन A साइन B, तो ये क्या रिजल्ट करेगा, दिस विल रिजल्ट A स्क्वायर बाई 2, ओके, साइन ऑफ B माइनस A, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू T, ठीक है, एंड फिर प्लस phi 2 माइनस phi 1, ओके, phi 2 माइनस phi 1, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस सिमिलरली आप इसी में इसे और इनलार्ज कर दीजिए, साइन ऑफ क्या हो जाएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1T, फिर प्लस phi 1 phi 2 प्लस phi 1। अब इसमें हम लोग क्या करें, अगर इसमें हम लोग ये मान लें कि इनिशियल कंडीशन ये क्या है, ये 2 sin A sin B का फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। अब अगर हमने माना कि ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, अगर ओमेगा, हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी तो साफ लॉक है, बस फेज नहीं लॉक है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं लॉक, अगर क्या कर सकते हैं, लो पास फिल्टर से पास करने पे क्या होगा, लो पास फिल्टर से पास करने पे केवल यही सिग्नल पास होगा, ये वाला सिग्नल पास ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी होगी और ये लो फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है ना। तो केवल लो पास सिग्नल, लो पास फिल्टर से पास करने पर केवल लो फ्रीक्वेंसी वाला, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही कंपोनेंट पास होगा, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 वाला कंपोनेंट पास नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मतलब डिफरेंस, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या पास हो रहा है, डिफरेंस ऑफ सिग्नल पास हो रहा है, मतलब अब इसके आगे लो पास फिल्टर के बाद वही सिग्नल जाएगा जिसके पास डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिफरेंस ऑफ फेज की इंफॉर्मेशन होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर VCO अपना काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी लॉक हो गई है और केवल फेज लॉक नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ये होगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, दिस विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, ये तो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक जीरो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल और एक तरीके से डीसी सिग्नल A स्क्वायर बाई 2 phi 2 माइनस phi 1 साइन ऑफ phi 2 माइनस phi 1 ये पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर में सिंपली एक मल्टीप्लायर और लो पास फिल्टर का यूज करके, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिक्सर सर्किट में एक प्रोडक्ट मल्टीप्लायर या फिर आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी सिग्नल मल्टीप्लायर और लो पास फिल्टर का यूज करके आप क्या जनरेट कर सकते हो, आप डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और या फिर डिफरेंस ऑफ फेज के इंफॉर्मेशन का सिग्नल जनरेट कर सकते हो और आप उसे आगे पास कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड वन ये तो हुआ साफ कि आप एनालॉग सिग्नल की बात कर रहे थे, एनालॉग सिग्नल में जहाँ पर साइनसॉइडल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिजिटल सिग्नल जनरेट हो रहे हो। तो डिजिटल सिग्नल में क्या होगा, डिजिटल सिग्नल में हम लोग यहाँ पर जो गेट यूज कर सकते हैं, दैट गेट मे बी एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट में साफ ये अगर हम लोगों ने A और B, तो दैट इज इक्वल्स टू A एक्सॉर B। So what it will result, what is the table of A XOR B, and A XOR B is equals to A bar B plus B bar A, okay. So what is the table, what is the table of A XOR B,
just revising that table so that so this 0 0 0 1 1 0 and next one is 1 1. Okay, so what is the 0, what the 0 0 will result? It will definitely result 0. 0 1 will result 1, 1 0 will result 1, 1 1 will result 0. तो जब भी डिफरेंस होगा तो यहाँ पर 1 आएगा. तो देखिए जब भी सिग्नल में डिफरेंस होगा तो वहां पर सिग्नल प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज सिग्नल प्रेजेंट नहीं रहेगा. तो हम लोगों ने इसे माना, एक सिग्नल माना A और इसे हम लोगों ने माना, इसे हमने माना B. ठीक है ना. अगर सिग्नल A और B देखिए जहां जहां पर डिफरेंस है वहां पर ये सिग्नल प्रेजेंट है, अदरवाइज ये सिग्नल प्रेजेंट नहीं. ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए. दूसरा चीज ये है, ये देखिए फर्स्ट ऐसे यहां पर देखिए, ये देखिए जहां जहां पर आप देख रहे हो क्या कि सिग्नल प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पर ये एक सिग्नल है और दूसरा ये सिग्नल. अच्छा इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? देखिए 90 डिग्री है. 90 डिग्री है कि नहीं भाई? देखिए हाफ वैल्यू, हाफ पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है. पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, मतलब जितना ये हाफ चल रहा है, ठीक है ना, तो हाफ हाफ प्रेजेंट है. जैसे हाफ हाफ तक ये प्रेजेंट रह रहा है, उसके बाद फिर नहीं रह रहा है, तो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है. ठीक है, तो आप देखिए पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस को इस तरीके का पल्स मिल रहा है. अगर कोई भी फेज, देखिए इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम सेम, तो कोई भी आपको आउटपुट पे सिग्नल नहीं मिलेगा. तो अगर दोनों मैच होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर पाई बाई 2 होगा तो इस तरीके से सिग्नल मिलेगा. ठीक है ना. अगर मैं कहूं कि एकदम से उल्टा होगा, जैसे कि ये देखिए, ये अगर एक सिग्नल में और दूसरा हमने कहा कि ऐसा है कि इसी पर हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं, और दूसरा मैंने कहा कि ये इस तरीके का सिग्नल है. एक यहाँ पर देखिए लो होता है, दूसरे यहाँ पर हाई होता है, लो होता है. ये क्या है? एकदम अपोजिट फेज, अपोजिट, आउट ऑफ फेज, एकदम अपोजिट फेज. जहां पर सिग्नल प्रेजेंट है तो दूसरे में एकदम नहीं प्रेजेंट है, तो ये कहलाता है 180 डिग्री फेज डिफरेंस. ठीक, वहां पर हाफ हाफ पे हो रहा था तो ये कहलाएगा 90 डिग्री फेज डिफरेंस. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कहां पे सिग्नल मिलेगा? इस पर्टिकुलर सिग्नल कंडीशन में आपको हमेशा ऐसे जो एक्सॉर पे आउटपुट आएगा वो हमेशा 1 आएगा. ठीक है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर आ रहा है, मतलब आधे ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, आधे ड्यूरेशन के लिए नहीं आ रहा है, तो अगर आप इसका एवरेज लोगे तो यहाँ पे एवरेज बताइए क्या आएगा? एवरेज आएगा VCC/2. और इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या आएगा? इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप एवरेज लोगे, आउटपुट का एवरेज लोगे, तो हमेशा हमेशा ही प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट का एवरेज क्या आएगा? VCC, मतलब ऑन एन एवरेज वो हर जगह ही प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से देखिए. ठीक, ऐसे ही अगर आप यहाँ देखिए, अगर पल्सेस के बीच में देखिए हल्का सा यहाँ फेज डिफरेंस है, तो स्पाइक्स बहुत कम ड्यूरेशन के लिए मिल रही है. ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे आपका ये जैसे कि यहाँ पर अपकमिंग देखिए और यहाँ पर देखिए अपकमिंग, जैसे जैसे ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर जो हाई वैल्यू, हाई रहने की जो वैल्यू है, टाइम है, वो बढ़ता चला जा रहा है. इसका मतलब जैसे जैसे फेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे फेज 0 से लेकर के पाई तक इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे यहाँ पर वैल्यू वोल्टेज की भी 0 से लेकर के VCC तक इंक्रीज करेगी. ठीक है ना. और फिर जैसे ही पाई से लेकर के फिर 2 पाई तक आएगा, तो फिर ये वैल्यू फिर वापस डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी. ठीक है, तो यही एक्सॉर में दिक्कत है कि ये 0 से लेकर के पाई तक के फेज डिफरेंस को तो एक्यूरेटली मेजर कर पाता है, लेकिन पाई से लेकर के 2 पाई के फेज डिफरेंस को ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाता है. ठीक है ना, पाई से लेकर के 2 पाई के फेज डिफरेंस को ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाता है. इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये एक पल्स है, this complete pulse is representing one cycle, and this one cycle will result 2 pi phase, and this is half cycle, this half cycle will result phase pi. okay, फिर मैंने कहा कि देखिए दूसरा सिग्नल है, दूसरा सिग्नल है इसी तरीके से. ठीक, दूसरा सिग्नल है, दूसरा सिग्नल में क्या है कि ये देखिए लो है, ठीक है ना, और इस तरीके से. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? पाई है, और यहाँ पर क्या है? ये ओवरऑल क्या होगा? इसका 2 पाई होगा, और यहाँ पर फेज क्या होगा? पाई. ठीक, अगर मैं कहूं कि पाई का फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस मतलब पहला सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल, फर्स्ट मतलब ब्लू वन, ब्लू वन जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां तक गया. ठीक है, ओके, ये पाई बाई पाई का फेज डिफरेंस. अगर मैं कहूं कि अच्छा ऐसा है कि यहाँ पर यहाँ पर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस मतलब यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होगा, तो सिग्नल में ग्रीन सिग्नल देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस तरीके से स्टार्ट होगा. ठीक है,
लेकिन अगर मैंने कहा कि नहीं π/2 नहीं 3π/2 का फेज डिफरेंस है, तो 3π/2 के भी फेज डिफरेंस में अगर आप देखेंगे कि ये सिग्नल यहां से स्टार्ट होगा तो भी सेम आएगा। तो मतलब जैसा π/2 के फेज डिफरेंस पे आ रहा है सेम आ रहा है 3π/2 के फेज डिफरेंस पे। मतलब ये π/2 का फेज डिफरेंस हो या 3π/2 का फेज डिफरेंस हो, जो आउटपुट जो एवरेज वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो यही कमी है एक्सॉर के, मतलब ये अप गोइंग पल्स और या फिर डाउन गोइंग पल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, अप गोइंग क्लॉक और डाउन गोइंग क्लॉक को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए डी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर सर्किट का फिर मॉडिफिकेशन करके यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था एक्सॉर गेट की कहानी। एक्सॉर गेट, एक्सॉर में और क्या होता है, एक्सॉर में ये कन्वर्जन रेशियो यहाँ पर हम लोग के डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 से लेकर के 2π तक फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग 0 से लेकर के VCC तक चेंज हो रही है, लेकिन 0 से 2π नहीं, 0 से π तक ही फेज चेंज हो रहा है। तो उसमें जो आउटपुट, जो एक्सॉर पे वैल्यू एक्सॉर का आउटपुट हो रहा है, एक्सॉर आउटपुट वो चेंज हो रहा है, एक्सॉर आउटपुट जो चेंज हो रहा है वो 0 से लेकर के VCC तक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन रेट डिफाइन होता है। कन्वर्जन रेट विल बी VCC/π वोल्ट पर रेडियन, ठीक है ना, VCC/π वोल्ट पर रेडियन। ये होता है कन्वर्जन रेट। फिर नेक्स्ट है एक आईसी यूज की जाती है, जो आईसी यूज की जाती है किसके लिए, फेज डिटेक्शन और वीसीओ या फिर पूरे के पूरे पीएलएल को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, दैट इज LM565 आईसी। ओके, दिस आईसी विल हैव 14 pins. Pin number 1 is minus VCC, okay, another one pin number 10 is plus VCC. This 4 pin 11, 12, 13, 14 is not used. Okay, pin number 2 and 3 will be used to give input. अब चूंकि इनपुट एसी हो सकता है इसलिए यहाँ पर 2 पिन्स दी गई है, इनपुट दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, एक को ग्राउंड करिए और दूसरे पे इनपुट दीजिए। पिन नंबर 4 पर क्या होगा, VCO का आउटपुट। तो जब भी आप फेज डिटेक्शन करने जाते हैं तो फेज डिटेक्शन जो पहला ब्लॉक है आपका उसमें 2 इनपुट होता है, एक तो इनपुट होता है और दूसरा VCO का आउटपुट आता है ना। तो VCO का आउटपुट और यहाँ पर क्या होगा फेज डिटेक्शन, तो ये दोनों के दोनों लगते हैं, ठीक है ना। तो ये फेज डिटेक्शन में आपका इनपुट और ये जाएगा, लेकिन पिन नंबर 4 से यहाँ पर आपको VCO का आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। इनपुट टू द फेज डिटेक्टर फ्रॉम VCO, ये इनपुट जाएगा फेज डिटेक्टर को VCO से, ठीक ना। 6 पे रेफरेंस आउटपुट है, 7 पे डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलेगा, 9 पे आपको एक्सटर्नल C और एक्सटर्नल R यूज होता है, और इसका यूज किस लिए होता है, प्री रनिंग फ्रीक्वेंसी को VCO के सेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम अगर मैं दिखाऊं, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम पे आप देखिए पिन नंबर 2 और 3, पिन नंबर 2 और 3 पे यहाँ पर क्या जा रहा है, पिन नंबर 2 और 3 पर इनपुट वोल्टेज जा रहा है। पिन नंबर 5 से क्या जा रहा है, फेज कंपैरेटर VCO इनपुट। फेज कंपैरेटर VCO इनपुट मतलब जो फेज कंपैरेटर पे आपको VCO से जो इनपुट देना है वो जाएगा, आप VCO का आउटपुट निकालेंगे और फिर उसको आप इनपुट पे दे देंगे, ठीक है। ये फेज डिटेक्टर से, फिर ये फेज डिटेक्टर से जो भी सिग्नल जाएगा वो एम्पलीफाई होगा, ठीक है ना, और एम्पलीफाई होने के बाद जो भी सिग्नल मिलेगा आप उसे पिन नंबर 7 पे कहोगे, दैट विल बी डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट, और दिस में बी कॉल्ड एज रेफरेंस आउटपुट, ठीक है। एम्पलीफायर से वही जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो कहाँ आएगा, VCO पर आएगा। अगर दोनों मैच्ड हैं तो पिन नंबर 8 और 9 पे जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्टेड है, जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्टेड है उससे VCO FR जनरेट करेगा। अदरवाइज इस एम्पलीफायर के आउटपुट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर VCO पे प्रोसेसिंग होगी और पिन नंबर 4 पर वो VCO का आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। तो दिस इज मोनोलिथिक आईसी बेस्ड PLL जो कि 565 आईसी नंबर है, ठीक है ना। इसका आप यूज करके मोनोलिथिक आईसी से भी आप PLL डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि इसी आईसी के अंदर आपका फेज डिटेक्टर है, VCO है, इन दोनों का यूज करके बाय यूजिंग कैपेसिटर, एक्सटर्नल कैपेसिटर, जैसे कि यहाँ पर देखिए पिन नंबर 10 और पिन नंबर 7 के बीच में यहाँ पर लो आउटपुट पे यहाँ पर कैपेसिटर यूज किया गया है, ठीक है ना। ये कैपेसिटर लो पास फिल्टरिंग कर देगा और फिर यहाँ से आप फिर उसको इनपुट VCO को दे देंगे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक।
नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट या फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट। तो एक बार फिर अगर आपको मैं इसको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर पिन नंबर 1 क्या है, ग्राउंड है। पिन नंबर दिस इज ऑफ वीसीओ, ये वीसीओ का है, ठीक है ना। ये देखिए दिस वन, पिन नंबर 1 और 2 आपका इनपुट यूज होगा, ठीक है ना। पिन नंबर 4 पे आपको वीसीओ का आउटपुट रहेगा। पिन नंबर 5 पर जो भी वीसीओ का आउटपुट मिलेगा आप इनपुट के तौर पर, चूंकि फेज डिटेक्टर पे 2 इनपुट जाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं 6 और 7। ये जो एम्पलीफायर से आउटपुट मिलता है आपको एक रेफरेंस आउटपुट मिलेगा, दूसरा आप कैपेसिटर के थ्रू पास करके डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट निकाल सकते हैं। 9 और 8 पर आर और सी की वैल्यू को चेंज करके आप एफ आर की वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। और पिन नंबर 10 पे प्लस वीसीसी कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये 14 पिन आईसी होती है, 4 जो होते हैं वो नॉट कनेक्टेड हुए हैं। अब व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ पीएलएल? सो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पीएलएल, ठीक है ना, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक। अब इस एप्लीकेशन में इसी आईसी का यूज करके, जैसे फेज कंपैरेटर जो भी फेज डिटेक्टर है, फिर उसके बाद आप एम्पलीफायर से पास कीजिए, फिर लो पास फिल्टर से पास कीजिए और फिर उसको वीसीओ से पास कर दीजिए। क्योंकि सारे पिन्स और ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियर है तो उसका यूज करके आप बना सकते हो, ठीक है। अब कैसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर या डिवाइडर सर्किट हम बना सकते हैं? जैसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू एफ इन का सिग्नल आ रहा होगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एफ आउट का सिग्नल देखिए यहाँ पर हम जनरेट, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नीचे जो फीडबैक पर जो ले जा रहे हैं ना उसे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट से पास कर दे रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं एफओ बाई एन, एफओ बाई एन हो जाने के बाद अब यहाँ पर जब भी ये कंपेयर करेगा तो किससे कंपेयर करेगा, एफओ बाई एन से कंपेयर करेगा। और ये एफओ बाई एन को ये किसके बराबर करना चाहेगा, एफ इन के बराबर करना चाहेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें एफओ जो यहाँ पर लास्ट में, चूंकि हमने यहाँ पर डिवाइड बाई एन नेटवर्क यूज कर दिया है, तो यहाँ पर हमें जो एफओ मिलेगा वो क्या मिलेगा, एन इंटू एफ इन मिलेगा। मतलब हमें जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलेगा वो n टाइम्स मल्टीप्लाइड मिलेगा, ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी का। वैसे ही आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, डिवाइड बाई n फ्रीक्वेंसी नेटवर्क की जगह आप मल्टीप्लाई बाई n फ्रीक्वेंसी का भी नेटवर्क यूज कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई बाई n फ्रीक्वेंसी का नेटवर्क यूज करोगे तो FO इंटू n होगा और FO इंटू n इज इक्वल्स टू एफ इन होगा। तो इस केस में आप यहाँ पर देखोगे कि FO इज इक्वल्स हो जाएगा एफ इन डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पर। इसके अलावा FSK मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में भी आप इसका यूज करते हैं। FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होता है जिसमें 1 और 0 ट्रांसमिट होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। 1 और 0 ट्रांसमिट होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। अगर 1 ट्रांसमिट होगा n इंटू F1 पर तो 0 ट्रांसमिट होगा m इंटू F1 पर। मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती है, F1 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ पर n हमेशा बड़ा होगा किससे, m से, ठीक? तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपको गॉकर की बुक में ये मिल जाएगा, ठीक। ये देखिए 555 टाइमर का यूज करके ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के तौर पर यहाँ पर 555 टाइमर को यूज किया गया है। और उसके बाद ट्रांजिस्टर के मदद से यहाँ पर एक और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा करके इस इनपुट सिग्नल को दिया जा रहा है, ठीक। जब भी ये इनपुट सिग्नल प्रेजेंट रहेगा, ठीक, अगर मान लीजिए इनपुट सिग्नल प्रेजेंट रहेगा तो ये सर्किट ये शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस जो यहाँ बनेगा वो इन दोनों की मदद से बनेगा, दैट इज आर ए पैरेलल टू आर सी के नाते बनेगा। और उसके नाते जब आप यहाँ पर पल्स सिग्नल जनरेट करोगे तो उसकी पल्स कुछ और होगी। और अगर ये सिग्नल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो केवल और केवल आर ए और आर बी के नाते बनेगा। और आर ए और आर बी के नाते बनेगा मतलब यहाँ पर फिर ये ऑफ रहेगा तो ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। तो जो भी सिग्नल फ्लो होगा वो इस पर्टिकुलर से रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के नाते ही फ्लो करेगा। दैट इज इक्वल्स टू ओवरऑल टाइम पीरियड विल बी डिफाइंड एज 0.693 इनटू RA प्लस 2RB। एक केस में इस पर्टिकुलर के नाते आपका टाइम पीरियड डिफाइन होगा और दूसरे केस में जो टाइम T2 होगा दैट विल बी डिफाइंड बाय 0.693 RA पैरेलल टू RC प्लस 2RB, ठीक है। तो इस नाते फ्रीक्वेंसी डिफाइन होगी। तो आप देखिए by using this particular circuitry and using 555 timer in A stable mode, you can generate FSK signal of different frequencies, ठीक है।
तो इस तरीके से एफएसके मॉड्यूलेटर की तरह से ये काम करेगा। और उसके बाद ये जो 565 आईसी आपको दिखाई गई है, इसमें आप इसे इनपुट करोगे तो आपको लास्ट में आउटपुट एफएसके मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर के नाते वापस पल्स 1 या फिर 0 आपको मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ PLL कैन बी यूज। व्हाट इज द PLL में क्या होता है, फेज लॉकिंग होती है। हम कोई भी इनपुट फेज देते हैं और VCO की मदद से उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फेज जनरेट करते हैं और इसको पूरी तरीके से लॉक करते हैं। ठीक है ना, यही है PLL में ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम में एक जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फेज डिटेक्टर, फिर होता है लूप फिल्टर एंड देन आफ्टर VCO। VCO से नेगेटिव फीडबैक लेते हुए हम लोग फेज डिटेक्टर तक ले जाते हैं। ठीक है, और यही ओवरऑल आपका PLL को बनाता है। ठीक, PLL में जो फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस है, जो फ्रीक्वेंसी जो फेज डिटेक्टर सर्किट है, वो आप 3 तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो आप यूज कर सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट है उसका यूज करके, दूसरा आप एक्सॉर गेट का यूज करके कर सकते हैं और जो डिजिटल सिग्नल में यूज करेंगे, और तीसरा आप आईसी का बेस सर्किट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ PLL में आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर या फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट बना सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसके मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा PLL के ढेर सारे और भी एप्लीकेशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, आप उन्हें ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि PLL बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ठीक, आपकी तरफ से कोई डाउट हो